नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये थीम है किसका? नेशनल साइंस डे 2023 जो इंडिया में मनाया जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं कि नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है। तो ये होता है 28 फरवरी को। ठीक। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? तो पहली बार ये मनाया गया था 1975 को, 10 जनवरी, है ना। तो 10 जनवरी को मनाते हैं हम ये। 12 से 16 जनवरी 2023 तक परशुराम कुंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हालांकि अभी आयोजन हो चुका है। तो परशुराम कुंड महोत्सव ये ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में होता है और जनवरी 2023 में जो हुआ है वो 12 से 16 जनवरी तक हुआ। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये थीम है किसका? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का। तो इसको कब मनाया गया है? तो थीम को यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। 9 जनवरी को मनाया गया है। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक अवार्ड की कैटेगरी जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल की, तो वो दिया जा रहा है हमारे जो भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी को। अब आप वैदिक लिटरेचर, जब वैदिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी में पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो ये है 18। जैसे वेद हैं 4 तो पुराण जो है इनकी संख्या 18 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है। तो सोम देव के बारे में जो हमारा ऋग्वेद का 9वां मंडल है इसको सोम मंडल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये डेडिकेटेड है। तो हालांकि अब ये डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पे एज अ फैक्ट इस चीज़ को देख लीजिए और जहाँ पे ये वेद वगैरह वाले के बारे में डिटेल आपके पास नोट्स हों उसमें से इन चीज़ों को अच्छे से कन्फर्म कर लीजिए। अब देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था इसमें से किसने? तो फिलोसॉफिकल थॉट्स जो पढ़ते हैं आप, तो उसमें जो मुख्य रूप से 6 प्रकार पढ़ेंगे उसमें से एक है न्याय दर्शन। इसके प्रतिपादक थे गौतम। अब यहाँ पे देखिए आ गया कि योग दर्शन जो है, तो योग फिलॉसफी के प्रोपाउंडर कौन थे? पतंजलि। अब देखें, वैदिक हिस्ट्री के ही उपनिषद काल के एक राजा हुए अश्वपति। तो ये कहाँ के शासक थे? तो आप देखेंगे वर्तमान में जो ब्यास रिवर है ना, तो ब्यास रिवर के किनारे एक किंगडम था केकय। तो इसके ये रूलर थे और इसका मेंशन हमें उपनिषदों से प्राप्त होता है। इसमें है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो मिले हैं? तो ये स्थल है आपका तरंजी खेड़ा, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा, है ना, वहाँ। ठीक। अब देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो कनिष्क के शासनकाल में देखेंगे तो उनके दरबारी फिजिशियन थे, कह लीजिए इंग्लिश में, चरक, है ना। तो इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर जो है एक संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी, आयुर्वेदा मेडिसिन के ऊपर। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे कि चरक संहिता जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो मेडिसिन यानी कि मेडिकल जो सी विकल्प है इससे संबंधित हो जाएगी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे जो कह लीजिए नया है वो अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो अभी हमने ऊपर भी बात की 9th मंडल की जो बात की थी, तो उसी क्रम में जो कह लीजिए कुल जो इनकी मंडल की संख्या ऋग्वेद में है ये 10 है। ठीक है। जो भी सूक्त हैं इन 10 मंडलों में जो कह लीजिए विभाजित होकर के दिए गए हैं। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंध या संदर्भ कह लीजिए ये होता है कि जो वैदिक लिटरेचर है उसमें जो कह लीजिए
डिटेल्स दी हुई हैं, सूक्त दिए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले जो फर्दर टेक्स्ट बनाए गए उसको यहाँ पे ब्राह्मण टेक्स्ट कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो अब जो इसमें देखेंगे सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो ये है शतपथ ब्राह्मण, जो कि संबंधित है यजुर्वेद से, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, बी विकल्प को हम चुनेंगे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये जो है ग्रामर है अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं पाणिनि। अब देखें कि सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो कौन सा है, तो पुराणों की संख्या हमने देखी 18, तो 18 में द ओल्डेस्ट इज मत्स्य पुराण। अब देखें ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, और वहीं पे आपको बताया था कि जो सूक्त हैं, है ना, यानी कि भजन कह लीजिए इनको, इनकी कुल संख्या 1028, ये इन 10 मंडलों में जो है विभाजित हैं। निम्नलिखित में से किस काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? पोस्ट वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो देखिए अभी वैदिक लिटरेचर जैसे भी हम देख रहे थे सब, तो इनका टाइम पीरियड खत्म होता है, तो जो 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, तो यही ये काल है पोस्ट वैदिक पीरियड, लगभग 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। अब है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दशराज युद्ध या दशराग युद्ध भी कहा जाता है, किस तट पर यानी कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये भी वैदिक टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है उसका एक इवेंट है। परुष्णी रिवर जो है डी विकल्प में, इसके तट पर लड़ा गया था। वर्तमान में आप जो ये देखते हैं ना रावी, इसका ये मॉडर्न नाम है। ठीक, अब है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, है ना, इन सब चीज़ों का वर्णन है? तो जो अथर्व वेद है सबसे लेटेस्ट वाला, इसको कई बार जो है रेफर भी किया जाता है, वेदा ऑफ मैजिकल फार्मूलाज, है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें ही दे रखी हैं। अब देखें वैदिक युग में यव जो है शब्द किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था या किसको यव कहा जाता था? तो बार्ले जो है जौ, इसको काफ़ी एक कह लीजिए सेक्रेड क्रॉप माना गया है ना, ग्रेन माना गया है। और अभी भी जैसे आप पूजा पाठ कभी हो रही हो, जैसे कोई कथा वगैरह होती है या जैसे अनुष्ठान कोई कराता है, तो वहाँ देखेंगे जौ को पूजा में शामिल किया जाता है व्यापक रूप से। ठीक, तो इसका ही यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो यव का अर्थ होता था जौ। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वैदिक डिटेल्स में हमें संस्कारों के बारे में भी जानकारी मिलती है मनुष्यों के संदर्भ में, तो 16 संस्कार इनको कहा जाता था, इनकी कुल संख्या है 16। मनुस्मृति के बारे में भी आपने जो है पढ़ा होगा, तो इसका मुख्यतः संबंध जो है किससे था? तो मनुस्मृति से जो भी डिटेल्स मिलती हैं वो किसको इंगित करती हैं? सोशल ऑर्डर, है ना, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल है। अब देखें गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है, आपका जो 3rd मंडल है ना, तीसरा इसमें। और गायत्री मंत्र डेडिकेटेड किसको है? तो सावित्री देवी जो है इनको डेडिकेटेड है, और इस मंत्र को आप जानते होंगे, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः करके ऐसे होता है पूरा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है। अब है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, है ना, कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ है? नेपाल में। अब देखिए लाइट ऑफ एशिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को ही लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी जाती है। एक पुस्तक लिखी गई थी, काफ़ी फेमस है, ये लाइट ऑफ एशिया नाम से ही, सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा, है ना, तो हो सके तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, इसमें ही जो है यहाँ पे संज्ञा इनको दी गई है। अब देखिए गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? ठीक है, चैरियटर, तो इनके घोड़े का नाम था गौतम बुद्ध जी के कंथक, है ना, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। और कंथक को ही चलाने वाला कौन था? जो है चन्ना। अब गौतम बुद्ध के ही प्रथम गुरु का नाम यहाँ पे बताना है, तो ये थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, ये बताना है यहाँ पे। तो चूंकि गौतम बुद्ध जी एक रॉयल फैमिली में जो है जन्मे, और काफ़ी जो कह लीजिए सब कुछ इनके ईज पे अवेलेबल रहा, परंतु आगे चल करके 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और धीरे धीरे जो है लगभग आगे 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तब जाकर के बुद्ध जो है कहलाते हैं।
तो यहाँ पे डी को चुनेंगे हम। अब देखिए वही यहाँ पे कि बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो लगभग 49 दिनों की एक मेडिटेशन के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये नदी है यहाँ पे निरंजना। ठीक है, अब गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर जो कि किस महाजनपद के अंतर्गत आता था ये बताना है। तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि महाजनपद काल स्टार्ट हुआ और उसी के दौरान जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध जी भी हुए और इनकी भी जब मृत्यु हुई है ना, जो है 483 BC के टाइम पीरियड में, तो कुशीनगर में मृत्यु हुई। तो कुशीनगर जो है मल्ल महाजनपद है इसके अंतर्गत आता था, इसकी कैपिटल था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ये आप जानते ही होंगे। अब है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो ये आप देखेंगे ये रीजन जो है कोसल महाजनपद का है। ठीक है, अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये किस भाषा में दिया, तो वही था पाली भाषा में। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, सारनाथ में, अभी हमने ऊपर देखा था। अब है कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां जो हैं किस शैली में बनी हुई हैं। तो मूर्ति कला की स्टाइल्स जो हैं, तो जैसे ये गांधार शैली प्रचलित थी, इधर आप देखते हैं जो अफगानिस्तान वैली जो बामियान वैली है, ठीक है, वहाँ से लेकर के ये मथुरा वगैरह तक जो भी स्टैचूज या मूर्तियां इनको पाई गई गौतम बुद्ध की, ये सब गांधार शैली में बनी हैं। अब देखिए अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो किसने दी। तो आपको पता होना चाहिए कि कलिंग का जो वॉर हुआ उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु वगैरह हुई। उसी के बाद जो अशोक थे ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं और इनको बुद्धिस्ट जो शिक्षा है वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त, है ना, इन्होंने दी थी। अब देखें बौद्ध धर्म किस सम्मेलन में दो भागों में विभक्त हुआ। तो हीनयान और महायान के रूप में जो है इनका विभाजन हुआ था जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, है ना, 72 AD में, कनिष्क के जो टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक, यह है सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था। तो ये गौतम बुद्ध के हॉर्स की बात हो रही है। अभी ऊपर हमने बताया था आपको कंथक नाम था इसका। इसमें है सिद्धार्थ के द्वारा देखे गए दृश्यों का सही क्रम कौन सा है। तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, तो 4 इवेंट्स जो है काफी पॉपुलर है उनको जो दिखे। सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा जाएगा पहले, फिर देखा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, ठीक, फिर एक मृत व्यक्ति को जो है उसके क्रिमेशन के लिए ले जाया जा रहा था उसको देखा, और अंत में एक सन्यासी को वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए देखा। तो चौथा हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4। अब है कि बोधि वृक्ष जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध को, अभी हमने ऊपर बात की थी, तो किस शासक ने इसको कटवा दिया था। तो ये आप देखेंगे बंगाल के रीजन का, ईस्टर्न बंगाल का एक गौड़ किंगडम होता था, उसका शासक था शशांक। इसने कटवाया था क्योंकि ये जो है ये शैवाइट था और बुद्धिज्म को जो है हेट करता था, उसके क्रम में इसने जो है कटवाया था जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था। वेणु वन विहार किसने दान में दिया था गौतम बुद्ध को, ये बताना है। तो ये देखेंगे राजगीर की जो एरिया है बिहार में वर्तमान का, वहां से संबंधित है। तो ये बिंबिसार जो है इनके टाइम पीरियड में डोनेट किया गया था। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो ये थे आनंद। अब कुल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, ठीक है, तो उसके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो द्वितीय वाली हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये पैटर्न है जिसमें बिंबिसार का नहीं था, इसमें था जो है कालाशोक का। ठीक, ये कब हुई थी, 383 BC में वैशाली में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सब कामी ने इसको प्रिसाइड किया था, बाकी के 3 जो हैं वो ठीक हैं। पंचशील सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो देखेंगे बुद्धिज्म की जो मूल आचार संहिता है उसी को पंचशील बौद्ध सिद्धांत के रूप में जानते हैं, इनसे ही संबंधित है। डी को चुनेंगे। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के इस वीडियो में देखे हैं मोस्टली फैक्चुअल थे, तो उसके बारे में आप ये पूरे टॉपिक्स जैसे बुद्धिज्म हो गया, आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, वैदिक हिस्ट्री लिटरेचर हो गया, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।